नमस्कार। आज मैं मोहित कुमार वत्स, विद्यार्थी सेवा परिषद का संयोजक, आज आदर्श युवा संगठन पेज पर लाइव आया हूं। और इस पेज पे लाइव आने के लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं न्यूटन पांडे जी का, जिन्होंने मुझे इस पेज पे लाइव आने का अवसर प्रदान किया। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ धीरज प्रताप का, जो हमारे बड़े भाई हैं। उनकी आज्ञा का, उनके जो एक बात उनके द्वारा जो भी वो कहते हैं वो बात हमारे लिए आज्ञा के समान होती है। तो एक छोटे भाई होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी बातों का पालन करूं। और उन्होंने मुझे इस पेज पर लाइव आने के लिए भी कहा था, तो मैं उनकी आज्ञा को नहीं, मैं उनकी बातों को नहीं टाल सकता हूँ। तो हमारा इस पेज पे आने का जो मुख्य विषय है, जो हमें टॉपिक दिया गया है, वह है स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं की भूमिका। इस विषय पे मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा आज का जो मुख्य विषय है ना, वह है स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं की भूमिका। तो सबसे पहले ये लाइन जब भी किसी के मुंह से सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है, वो आती है युवाओं की। तो मैं युवाओं के बारे में आप लोगों के समक्ष पहले कुछ बातें कहता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का जो मुख्य विषय है, उस पर मैं अपनी बातों को रखने से पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी आवाज़ आपके पास अच्छे से जा रही है? कृपया करके कमेंट सेक्शन के द्वारा हमें बताएं। अगर आप में से कोई भी हमारी बात अच्छी से सुन पा रहे हो तो कृपया कमेंट सेक्शन के द्वारा हमें बताएं। ठीक है। और हमारे साथ आज जयप्रकाश भैया भी जुड़ गए हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे पेज पे लाइव आए हैं हमारा आज का लाइव सेशन देखने के लिए। वो हमारी विद्यार्थी सेवा परिषद के संस्थापक हैं। तो अब बिना विलंब करते हुए मैं आज का अपना टॉपिक पे शुरुआत करता हूँ। युवा, युवा जो शब्द है वो डेडिकेट करता है हमारी यूथ को, जो हमारे भारत देश के जो भी लोग हैं, जो हमारी भारत में जो लोग आते हैं, जिनका उम्र 16 साल से लेकर के 40 साल होते हैं, उन्हें हम युवावस्था कहते हैं। ऐसा हमारे मानना है सभी लोगों का। लेकिन हमारा मानना सही नहीं है। हम वैसे 16 से 40 साल के लोगों को युवावस्था नहीं मानते, क्योंकि हमारे ध्यान में युवा वही हैं जो देश का कल्याण कर रहे हों और साथ ही साथ हमारे देश का विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हों। अगर हम बात करते हैं, एक उदाहरण अगर उठा लिया जाए, तो हम बात करते हैं, अगर हम किसी सड़क के किनारे से गुजरते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कोई एक भिखारी, जिसको खाने के लिए दो समय का खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, उनको अगर हम अपनी तरफ से कुछ दे सके, जितना भी हमसे समर्थ हम हैं, उन्हें हम जितना भी दे सके खाने के लिए, तो एक अच्छा पुण्य का काम हम कर रहे हैं। और लेकिन अगर कुछ लोग जो 16 साल से लेकर के 40 सालों के बीच में आते हैं, वो इग्नोर करके चले जाएं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं युवावस्था में जो आकर के भी देश का कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से विनती ये करना चाहता हूँ कि आप लोग युवा हैं, आपका सबसे पहला दायित्व बनता है वो है कि देश का कल्याण में आपका योगदान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हिसाब से अगर कोई 60 से 70 साल के कोई परिजन हमारे हैं, अगर वो देश का कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं, मतलब देश के लिए कुछ कर गुजरने की अगर उनके अंदर कोई चाहत है, तो वो सच्चे युवा कहलाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग भी हैं जो हमारे बात से एग्री भी करते हुए कि हम सही बोल रहे हैं। युवा होना
एक खुद में, क्योंकि एक देश की विकासशीलता के पीछे एक युवा का सबसे बड़ा दायित्व होता है। कोई भी देश आप उठा करके देख लीजिए, एक जो युवा पीढ़ी होती है ना, उसी युवा पीढ़ी पे पूरा देश का विकास होता है। जो आज के हम जो नौजवान हैं, जो 16 से 40 साल की अवधि के बीच में आते हैं, उनका मुख्य तात्पर्य यह है कि देश को किस तरीके से विकास करें। तो हमारा ये मानना है कि हमें अपना स्वार्थ को छोड़ करके हमें अपने देश के विकास में लगना चाहिए, तभी हम एक सच्चे और एक आदर्श युवा कहलाने लायक एक योग्य होंगे। अब हम आते हैं, हमारा जो विषय है स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं की भूमिका। तो सबसे पहले जब हमारे जहन में स्वतंत्रता, जब हमारे कान के अंदर गूंजता है ना ये शब्द, तो सबसे पहले हमारे कहने का तो ये जस्ट एक शब्द है, लेकिन इसका मतलब है आज़ादी, जिसे हम लोग अच्छे से नहीं जान पाने कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। अगर मैं सच कहूँ तो जो हम लोग अभी भारत के जो नौजवान हैं, हम लोग को अभी सच मायने में स्वतंत्रता का मतलब अच्छे से नहीं पता है। इसका अगर असली में आपको मतलब अगर जानना है ना, तो आप अभी कश्मीर के बॉर्डर पे जाओ। जो हमारे सैनिक भाई लोग जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जो अपना जान का बलिदान दे रहे हैं, वो आपको अच्छे से बताएंगे कि स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है। हमें क्या है, हम तो घर बैठे एक अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जरा हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जो बॉर्डर पे खड़े होकर के अपने परिवार के बारे में उनको सोचने का समय ना हो करके वो अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। तो हमें उन लोगों पे भी विचार फरमाना चाहिए और हमें अपने आप को भी उनके तरह ही ढालना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने देश को आगे लेकर के जाएं। और एक अपना एक ह्यूमैनिटी नाम की भी एक चीज़ होती है, उस ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ पे हम लोग अपना योगदान दें अपने देश के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर बात की जाए, जैसे कि हमारा जो मेन मुख्य विषय जो दिया गया है आज की इस लाइव सेशन में, वो है स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं की भूमिका। तो हमारा जो देश 1857 में जो हम लोग जो क्रांतिकारी जो शुरू किए थे हमारे देश के वीर योद्धाओं ने, हम उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहते हैं कि उनके बिना आज हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता। हम बात उठाते हैं बहुत सारे देश के उस लोगों की जो नाम आएंगे, जो कि क्रांतिकारी के लिए उन्होंने अपना आवाज़ उठाया था, जिसमें बहुत सारे नाम आएंगे। मंगल पांडे जी का नाम आएगा, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, तात्या टोपे का नाम आता है, खादीराम बोस का नाम आएगा, फिर सुभाष चंद्र बोस जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अपना जान तक न्यौछावर कर दिया हमारे देश को स्वतंत्र करने में। तो अब हम अपनी मुख्य बातें यहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि अगर हम लोग अगर जीवन काल ले अगर इन लोगों को उठा करके देखें, तो ये लोग अपने लिए नहीं जिए, ये लोग जिए अपने देश वालों के लिए, हमारे लिए वो लोग सोचे। उनके अंदर ये चीज़ें थी कि अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कौन आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण उठाते हैं खुदीराम बोस की। ये एक भारत स्वतंत्र संग्राम में जान न्यौछावर करने वाले प्रथम सेनानी थे। इनको 18 साल की अवधि में इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। पता है क्यों? इनका कोई गुनाह नहीं था, ये अपने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपना आवाज़ उठाया था। और देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों से गुलाम था। तो हम इनके बात में अगर देखें तो इनके एक बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, जिनका नाम था प्रफुल्ल चंद्र जी और खुदीराम बोस बहुत ही एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक बार की बात है कि इन्होंने, जब खुदीराम बोस ज़्यादा उम्र के थे नहीं, 13-14 साल की उम्र में इन्होंने क्रांति के लिए इन्होंने आवाज़ जब उठाया था। 13-14 साल की उम्र में इन्हें पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उस समय वो 9वीं कक्षा पास किए थे। उसके बाद इन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया था। तो इन्हें ब्रिटिशर लोग, जो अंग्रेज़ हमारे देश में राज किया कर रहे थे, उन्होंने इनकी आवाज़ को शांत करने के लिए, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए इन्हें सज़ा सुनाई
और इनकी बाल अवस्था को देखते हुए इन्हें सज़ा नहीं दी गई, बल्कि एक चेतावनी दी गई। चेतावनी ये दी गई कि आप इस तरीके का आंदोलन वगैरह ना करें, बल्कि शांति से रहें। लेकिन फिर भी ये नहीं माने। फिर से 3 महीनों के बाद इन्होंने फिर से आंदोलन करना शुरू किया। तब अंत में जाके उन्होंने, जो मैंने आपको पहले नाम बताया प्रफुल्ल चंद, जो उनके बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, इन दोनों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। तब उस समय क्या हुआ था, जब अंग्रेज पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो प्रफुल्ल चंद ने क्या किया, प्रफुल्ल चंद जी ने खुद को गोली मार ली अंग्रेज से बचने के लिए। और अंग्रेजों के जो सिपाही जो चारों तरफ से घेरे, उन्होंने इल्जाम लगाया कि खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चंद को गोली मारा, जो कि ये सत्य बात नहीं है। आप इतिहास के पन्ने पलट के देखिएगा। तब खुदीराम बोस ने ये इल्जाम खुद के ऊपर ले लिया, और जब उन्हें अदालत में पेश की गई अंग्रेज़ों के सामने, तो इन्होंने सामने से एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये हमारी गलती थी, हमने ही उन्हें गोली चलाया। और साथ में ही अपनी गलती को स्वीकार भी इन्होंने किया अपने दोस्त के खातिर। तो इन्हें अंग्रेज के जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, इवन जो अदालत में जो जज थे उस समय, उन्होंने इन्हें फांसी पे चढ़ाने का आदेश दिया, फांसी के फंदे पे चढ़ाने का आदेश दिया। 5 दिनों के बाद इनकी फांसी के फंदे पे चढ़ाने का इन्हें आदेश दिया गया, सज़ा सुनाई गई। तब खुदीराम बोस जी फांसी के फंदे पे चढ़ने के पहले उन्होंने शेर के बच्चे की तरह निडर होकर के फांसी पे फंदे पे चढ़ के अपना जान न्यौछावर किया। पता है क्यों? हमारे देश भारत के लिए। ऐसे महापुरुष हुआ करते थे, ऐसे युवा थे हमारे पास उस समय, आज़ादी के समय। आज की भी युवा बहुत अच्छे हैं, मैं सबों को बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा। लेकिन कुछ लोग जो सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं और साथ ही साथ जुड़ने के बाद अपना अगर कुछ देश के प्रति कुछ योगदान दे रहे हैं, तो उसमें अपना प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो उस सब चीज़ों को यूज़ ना करते हुए आप एक सच्चे देशभक्त होकर के एक देश की सेवा करें ना, तो इससे अच्छी आपको और कुछ नहीं मिल सकती। ऊपर वाला सबको देखता है। अब हम दूसरा उदाहरण उठाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। नाम से तो रूबरू आप लोग बहुत ही अच्छे परिचित होंगे। ये भी एक हमारे भारतीय इतिहास के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे, वो हमारे भगत सिंह के गुरु भी थे। और वो भगत सिंह जो हमारे देश के लिए उन्होंने जान का बलिदान दिया, वो अपने गुरु के ही राज्य पथ पे चलाए हुए मार्ग पे चले और हमारे देश का विकास के लिए उन्होंने एक अहम उन्होंने भी। तो हम बताते हैं, देश की धरती पर मिटने वाले क्रांतिकारी थे हमारे ये चंद्रशेखर आज़ाद जी। ये बहुत ही ज़्यादा साहसी थे। इनके अंदर कुछ अकेले कर गुजरने की चाहत थी। वो अपने से, अगर आप उनको सामने से जाओ तो वो एक बहुत ही साहसी थे। आप अगर, हम लोग तो उस समय थे नहीं, जो हमारे इतिहास का पन्ने बताता है, उस इतिहास के पन्नों पे हम लोग अमल करें तो हमें पता चलेगा ये चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे, वो देश के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपना जान दिया था ना, उसके लिए हम नौजवानों उनका सलाम करते हैं। और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। हम चंद्रशेखर आज़ाद जी जो 2-3 घटनाएं घटी थी, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। इनका जो असली, जो इनका बारे में कुछ हमने जो पढ़ा है किताबों से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी इनके बारे में, जब हम लोग 10th में 9th में हुआ करते तो HT में इतिहास विषय में पढ़ने के लिए होता था। जैसे लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी ना, इसमें सबसे पहला किसी को बदला लेने का जो अंदर से जिज्ञासा जागा था, वो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर वो जुनून था कि नहीं, लाला लाजपत राय जी को जो उनकी जो हत्या की गई गलत तरीके से, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, इसके लिए उन्होंने आवाज़ अपना उठाया था।
माफ़ करिएगा, उसमें। और साथ ही साथ लाला लाजपत राय की हत्या का ही इन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि इन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती की भी घटनाओं में भी ये शामिल हुए थे। ये अंग्रेजों के टारगेट में थे। अंग्रेज जो भारत के ऊपर शासन कर रहे थे, ये दो चीज़ों से जो इन्होंने विरोध किया था, इन दो चीज़ों का विरोध देखते हुए अंग्रेज इनको टारगेट करना शुरू कर दिया था। कुछ कमेंट सेक्शन में आदित्य शर्मा जी का आ रहा है, आजकल के सिचुएशन के बारे में बताइए। तो आदित्य शर्मा जी, पहले मैं अपना टॉपिक को, अपना विषय को ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपका जिस तरीके का भी जो भी सवाल होगा आप पूछिएगा, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो इस तरीके का इनके बीच में उमंग जगह था कि हमारे देश के लिए कुछ करना है। दो अलग अलग चीज़ों पे इन्होंने अपना देश के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, जो कि अंग्रेज़ों ने इनकी आवाज़ को दबा दी। और जैसा कि आप लोग सभी को पता होगा, जो कि अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे भी सबसे ज़्यादा दुखद थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी। इन्होंने 15 साल तक क्रांतिकारी की चिंगारी जगाई थी हमारे देशवासियों के बीच में। और जब अंग्रेज को इस बात के बारे में पता चला था ना, तो अंग्रेज ने इन्हें सज़ा सुनाया था। और अंग्रेज ये बोले थे, अगर आप शांत नहीं होंगे तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये बोले थे कि मैं भारत माता के लिए ही जन्मा हूँ और भारत माता के लिए ही मरूंगा और भारत माता के लिए जी रहा हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ का सज़ा मिलेगा ना, तो सीना चौड़ा करके इन्होंने बताया था, अगर इन्हें कोई सज़ा मिलेगी तो सीना चौड़ा करके वो सज़ा को सामने से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये कोई गलत राह पे नहीं चल रहे थे, हमारे देश के कल्याण के लिए ही ये सोच रहे थे। तब इन्हें अंग्रेज, जब इन्हें कोर्ट में इन्हें जब हाजिर किया गया, तब इन्हें जज साहब जो थे उन्होंने सज़ा सुनाया कि सज़ा इन्हें दी गई कि 15 कोड़े इनके ऊपर बरसेंगे। आज के नौजवानों को अगर 1 से 2 कोड़े पड़ जाए ना, हमारे हालत पस्त हो जाएंगे। आप जरा सोचिए, उनके शर्ट उतरवा के, उनके ऊपर कोई कमीज नहीं था, उनकी कमीज उतरवा के उनके 15 कोड़े बरसाए गए। और ये 15 कोड़े जब बरसाए गए ना, और जब उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, तब उनके एक एक कोड़े के बाद उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती थी, तो गलती हो गई थी, निकलती थी भाइयों, वो थी भारत। गर्व से सीना चौड़ा होता है जब ये सब चीज़ों को देखने के लिए हमें मिलता है। आप इतिहास के पन्ने उठाओ, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगे। ऐसे ऐसे हमारे पास युवाएं थे जो देश के लिए अपना जान तक न्यौछावर कर दिए थे। गर्व से सीना चौड़ा होता है कि हम उसी भारत मिट्टी में जन्मे हुए, उसी भारत माँ की हम बच्चे हैं। और अब एक समय इनके बारे में तो ऐसी बहुत सी सारी बातें हैं। मुख्य बातें मैंने आपको बताया ही, जालियांवाला कांड हो गया। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से, हमारे यहाँ तो नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। तो अब बात करते हैं इनकी आखिरी सांस की। इनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे सुखदेव राज। इनके साथ एक बार वो जामुन के पेड़ के नीचे अपना समय व्यतीत कर रहे थे, और जामुन के पेड़ के नीचे इन्होंने अपना साइकिल को टांग दिया था और अपना पार्टी जो संगठन था, जिस संगठन से ये बिलोंग करते थे, उस संगठन के बारे में ये बात कर रहे थे सुखदेव राज सिंह के साथ। तभी क्या हुआ कि किसी ने गोपनीय बात जाकर के अंग्रेज को, सिपाहियों को जाकर के बता दिया कि यहाँ पे किसी तरह का गोपनीय संगठन को लेकर के बात चल रहा है। तब ब्रिटिश शासक ने इनको चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद उस पार्क में इनके ऊपर गोलियां बौछाना शुरू कर दिया। जैसी गोलियां चलना शुरू हुई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने दोस्त सुखदेव राज को बचाने के लिए इन्होंने गोलियां चलाना शुरू किया, और ख़ुद बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे। और उस समय ये एक हाथ से ही गोली चला रहे थे, क्योंकि एक हाथ इनका जख्मी हो चुका था अंग्रेज का गोलियों से लगने की वजह से। लेकिन फिर भी वहाँ से वो भागे नहीं, बल्कि वो अपने मित्र सुखदेव सिंह को वहाँ से बाहर निकाला और ख़ुद को वहाँ पे रखा।
और डट करके एक अच्छा सिपाही, एक अच्छा देशभक्त, एक अच्छा राष्ट्रभक्त के जैसे उन्होंने अपना गोली चला करके अपने दोस्त की रक्षा बचाई और दोस्त को उस जगह से बाहर निकाला। और जब गोली चलाते चलाते जब चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास जब उनके गोली में जब उनके बंदूक में जब एक गोली जब बचा था ना, तब उस एक गोली जब उनका बचा था तो उस एक गोली ने उन्होंने खुद का ही सर पे मार करके खुद का जान वहाँ पे ही दे दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेज़ उन्हें किसी गलत चीज़ ही करवाने वाले हैं। अगर वो उनके पकड़े जाते हैं, उनके साथ अगर वो उनको सज़ा सुनाई जाएगी तो कुछ ऐसा सज़ा उन लोग देंगे जो हमारा राष्ट्र धर्म के खिलाफ जाता हो। इस तरीके से उनका निधन हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे महापुरुष हमारे भारत देश में जन्मे। और अब ज़्यादा लोगों के बारे में बताने का उचित नहीं, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे समय का अभाव भी रहता है और हमारे कुछ लोगों का सवाल भी आ रहा था, तो उस सवाल को भी लेना होगा। तो मैं अब तीसरा सेनानी के बारे में बताता हूँ, वो है कोई मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी एक बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे हमारे भारत देश का। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले किया था, उनका योगदान बहुत ही अच्छा था। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह की चिंगारी जगाई थी। जी हाँ, मंगल पांडे जी ने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध की चिंगारी लगाई थी, और ये वही विरोध की चिंगारी है जिसकी वजह से हमारा देश आज भारत जाकर के आज़ाद भी हुआ। तो हम किसी एक लोगों का जो योगदान है ना, उसे हम दरकिनार नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मंगल पांडे जी जो उन्होंने क्रांतिकारी चलाई थी, एक एमफिल्ड नामक एक बंदूक हुआ करता था उस समय 1857 के समय, जो कि अंग्रेज हुआ करते थे। अब हमारी बात को आप जातिवाद से मत लीजिएगा, मैं किसी जाति को लेकर के ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तो अगर आपको बुरा लगे उसे मैं सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये बात समझ में आएगी। जब बात 1857 की होती है ना, तो मंगल पांडे जी ने जो विरोध की चिंगारी जगाई थी वो माफ़ करिएगा 1857 में विरोध की चिंगारी में उन्होंने जिस तरीके से वो एमफिल्ड नामक बंदूक के प्रति जो इन्होंने क्रांतिकारी जगाई थी, इस बंदूक में हुआ क्या करता था कि ये गाय और सूअर की मांस और उनका जो दांत हुआ करता था, उस दांत से इस बंदूक को बनाया जाता था। और उसी मांस की बंदूक को पहले हम लोग को जो बंदूक भी चलाना हुआ करता था, उसको दांत के सहारे ऐसे करके खींचना, जो कि हमारी भारत के धर्म में ये चीज़ नहीं कहा गया है। हम जिस जानवर को माँ समान मानते हैं, जिस जानवर का हम लोग पूजते हैं, उस माँ की चमड़ी मुंह से लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने जैसे पशु, वो भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है ना, माफ़ करिएगा इंसान नहीं, एक धरती पे रहने वाले ही तो हैं। वो भी सांस लेते हैं, वो भी कुछ खाते हैं, हम भी सांस लेते हैं, हम भी कुछ खाते हैं। इसको देखते हुए जब उन्होंने क्रांतिकारी चलाई तो उनके पास अंग्रेज अफसर आकर के उन्हें बहुत कुछ भला बुरा उनके हमारे भारत देश के खिलाफ कहा। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हमारे राष्ट्र को मानते हुए उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि उन्होंने 2 अंग्रेजी अफसर पर प्रहार कर दिया। अंग्रेजी अफसर पर प्रहार करने के बाद जब ये बात ऊपर अदालत में पहुंची, अंग्रेजों तक ये बात जब गई, तब इन्हें फांसी के फंदे पे लटकाने का सज़ा सुनाया गया। जब इन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा करके सज़ा सुनाने के लिए जब इन्हें कहा गया ना, तब जो जल्लाद हुआ करते थे, जो फांसी के फंदे पे लोगों को चढ़ाते हैं, उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं इन्हें फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ा सकता हूँ। तब फिर क्या किया गया, कोलकाता से 4 जल्लाद को बुला करके तोप में मंगल पांडे जी को बांध करके उस तोप से उड़ाया गया। ऐसी दर्दनाक मौत दिया करते थे उस समय हमारे इन भारत के युवाओं को।
जो उनका कोई गुनाह नहीं हुआ करता था, जिनका सिर्फ एक मकसद हुआ करता था, वो था राष्ट्र धर्म। राष्ट्र के लिए जीते मरते थे, ना कि आज की युवाओं की तरह। सब युवाओं को मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं कुछ कुछ का बात कर रहा हूँ। जो लोग आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, अगर आप इस कोरोना जैसी महामारी जिससे पूरा विश्व ग्रसित है, हमारा भारत देश भी उसमें से आता है, इसमें आप मास्क जा करके रोड पे बांट रहे हो, तो उसमें आप फोटो लगा करके आप फेसबुक पे अपलोड करके, इंस्टाग्राम पे अपलोड करके यही दर्शाना चाहते हो ना कि हम राष्ट्र कल्याण कर रहे हैं। अरे भाइयों और बहनों, आप जो लोग भी हमारा इस वीडियो देख रहे हो, इसमें थोड़ा सा भी सोचना जरा। सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे शेयर करके हम क्या दर्शाना चाहते हैं? हमने भी बहुत कुछ किया बताने, लेकिन हम बताने वाले नहीं हैं। जितना हमसे बना उतना हमने भी किया, लेकिन हमने किसी सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया का सहारा नहीं लिया। तो मैं बस आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हैं, गरीबों को मदद करें, समाज की सेवा करें, हमारे देश का नाम रोशन करें, और एक राष्ट्र के प्रति जो आपका जो धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है, उस दायित्व को आप माने, उस दायित्व पे चले, हमारे पूर्वजों को चलाए गए मार्ग पे चलें। नाम बनाने में बहुत कुछ नहीं हासिल होता है। क्या मंगल, आप बताइए, आपसे ही, आप लोगों जो लोग देख रहे हैं उनसे ही हमारा सवाल है। चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनका मैंने उदाहरण दिया, क्या वो कभी सोशल मीडिया उस समय हुआ भी नहीं करती थी? वो कभी गुणगान नहीं गाते थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बल्कि उनको वो ये करते थे कि मुझे ये करना है देश के लिए। तब लोग जाकर उनका समर्थन करते थे। अगर आप आकर के बोले कि मैं ये कर दिया, तब लोग समर्थन नहीं करते। आपको ये बात समझनी होगी, और एक देश का कल्याण करने के लिए आपको योगदान देना पड़ेगा। हमारे एक मित्र हमसे एक सवाल पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में उनका एक सवाल आया था कि आज के सिचुएशन के बारे में बताइए। तो आदित्य जी, मैं आपका सवाल अब लेता हूं। उसमें बहुत सारे ऐसे युवाएं हैं जो कि सच में देशभक्ति का पालन कर रहे हैं और एक राष्ट्र धर्म कर रहे हैं। वैसे लोगों की सहायता कर रहे हैं जो लोग को ज़रूरत है। हम युवाओं माफ़ करिएगा, इस कोरोना जैसी महामारी से जैसा हमारा भारत देश ग्रसित हो रहा है, इस देश में सबसे बड़ा दायित्व जो हमारा ये है ना कि हमें अपने देश का कल्याण करना है, हमारे राष्ट्र धर्म को पालन करना है। हम युवाओं को क्या करना है? हम युवाओं का दायित्व ये है कि हम युवाओं को बस करना ये है कि हमें अपना, जो लोग को 2 समय की रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, अगर हम समर्थ हैं, जो लोग हम खाना खाते हैं, खाना खा के छोड़ देते हैं, उस खाना खाने के लिए छोड़ने की जगह पे वो खाना को बचा करके आप गरीबों के बीच में बांटिए। भाइयों बहनों, आप गरीबों के बीच में बांटो, आपको कल्याण होगा। भगवान ऊपर से देखेंगे, आपको बहुत भला करेंगे। मेरा बस ये कहना है कि आप दिखावा, झूठ मूठ का दिखावा मत करें यार। दिखावा करने की जगह पे आप लोग एक अच्छा सा कर्तव्य करें देश के लिए, जो हमारे इन युवाओं जो क्रांतिकारी किया करते थे। आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे चले जाओ, आप अभी चाइना के बॉर्डर पे, नागासाकी के बॉर्डर पे जाओ, वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है। अभी आपने रिसेंट का सिचुएशन के बारे में पूछा है आदित्य शर्मा जी, मैं आपको रिसेंट का सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ। हमारे जो राष्ट्र धर्म भी ये कह रहा है कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे खड़े हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं, वो उनका जान जा रहा है, उनके बच्चे अपने पिताजी को देख भी नहीं पा रहे, वो मर जाते हैं, वो अपने माँ पे ही डिपेंडेंट होते हैं। उनको जाकर के आप मदद करें ना। उन लोगों का कैसे ज़िंदगी व्यतीत हो रहा है, कैसे जीवन काल कट रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं अगर आप बात करूं तो मैं एक बहुत अच्छा इस लाइव प्लेटफॉर्म पे, जो मुझे आदर्श युवा संगठन ने मुझे आज लाइव सेशन पे बुलाया है, तो इसके लिए तो हमारे 2 लोगों का मैंने नाम जिक्र किया, मैं फिर से उनका जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे आदर्श युवा संगठन के न्यूटन पांडे जी, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई जो कि एक तरीके से हमारे लिए आदर्श हैं, धीरज प्रताप, जिन्होंने मुझे कहा यहाँ पे आना है, आकर के आपको इंट्रोडक्शन देना है, इस विषय पे कुछ बातें रखनी है अपनी। तो वो हमारे बड़े हैं, तो मैं उनका बात काट नहीं सकता, और उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मैं एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और लाइव जुड़ने के बाद हमारी
बात बहुत सारे लोग समझेंगे, और मैं विनती करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप इस बात पर ज़रा गौर फरमाइएगा। क्रांतिकारी की बात हो गई, स्वतंत्रता की बात हो गई, लेकिन हमें इस बात को समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ आज भी दिवाली होता है, दीपावली जैसा त्यौहार। इस दीपावली जैसे त्यौहार में पता है, हम अपने भारत देश के बने हुए दिए जो मिट्टी के होते हैं, उस दिए को हम न जला करके हम लोग चाइनीज़ लाइट जलाते हैं। क्या ये सही है? आप ही बताओ हमें। हम लोग क्यों दूसरे देश का चीज़ों को, सामान को यूज़ करें, जबकि हमारे देश में दिए से बढ़कर के और कुछ नहीं है। जब राम जी 14 साल के वनवास के बाद जब लौटे थे तो पूरी अयोध्या में दिया जलाया गया था। पता है क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर है, हमारा धर्म है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आप चुनो ना भाई। बाहर की चीज़ों को क्यों ला रहे हो आप भारत में? क्यों उसे बढ़ावा दे रहे हो? एलईडी लाइट का यूज़ करो, लेकिन आप लोग यूज़ कर रहे हैं चाइनीज़ लाइट। ये सब चीज़ों को हटाइए, और हमारा भारत देश का विकास कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग का भी दायित्व बनता है कि हम लोग किसी तरीके से इस दायित्व को निभाएं। सबसे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हम लोग भारत का अगर स्वतंत्रता, अगर हम लोग कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट इतना तो करें कि हमारा भारत देश का विकास हो, उस विकास में हम अपना योगदान दे सकें। हमारे देश के उत्पाद को आप यूज़ करिए ना। आज के बच्चे जो होते हैं, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, उन्हें क्या होता है, उन्हें क्या पसंद आता है? हक्का नूडल्स पसंद आता है। लेकिन हमारे भारत देश का उत्पाद उन्हें पसंद नहीं आ रहा आजकल। और आप बात कर रहे हैं अभी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। जी हाँ, आज मैं ये बात को आपके सामने रखने वाला हूँ। आज के डेट में बहुत अच्छी एक बात चल रही है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। लोग टिकटॉक का बढ़ावा दे रहे हैं, यूट्यूब का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जबकि यूट्यूब हमारे देश का चैनल है, टिकटॉक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। आप लोग क्यों चाइनीज़? फिर से तो वही बात आ रही है कि हम लोग बाहर वालों का समर्थन कर रहे हैं। बाहर से लोग जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है, हम उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का यूज़ कम कर रहे हैं। तो मेड इन इंडिया को अपनाओ भाइयों बहनों, हमारे देश के उत्पाद को बढ़ाओ। हमारे देश को विकास करने में आप लोगों का ही योगदान चाहिए। हम युवा ही एक राष्ट्र को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं। आज आप देख लीजिए, अमेरिका, चाइना, इटली, जापान, कितना विकास है। पता है क्यों? वो लोग का सर्वप्रथम काम ये करते हैं कि अपने देश का उत्पाद को सबसे पहले यूज़ करते हैं, महत्व उस चीज़ों को देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम महत्व दे रहे हैं बाहरी चीज़ों का। तो आप बताइए, क्या हम स्वतंत्र हैं? हम आज भी गुलाम बनते जा रहे हैं उसी चीज़ों का, उस चीज़ों का हम आज भी गुलाम बनते जा रहे हैं भाइयों बहनों। फिर वही दिन आएंगे, फिर वही बाहर से लोग आएंगे, फिर वही लोग आकर के कोड़े बरसाएंगे, फिर वही हमारे अंदर वो क्षमता नहीं रही कि भारत माँ की जय लोग आज के लोग बोल पाए कोड़े बरसने के बाद। लेकिन वो चीज़ को हम लोग को लाने देना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अपना जान न्यौछावर कर दिए भारत को स्वतंत्र करने में। मैंने तो बड़े बड़े लोगों का नाम लिया नहीं, छोटे छोटे वर्ग के लोगों का नाम लिया है। माफ़ करिएगा, छोटे लोग ये भी नहीं हैं। जो लोगों का इतिहास के पन्नों में नाम थोड़ा दब गया है, जो लोगों का नाम थोड़ा ऊंचा है, इन सब लोगों का मैं नाम लिया हूँ आज। इन्होंने बहुत अच्छा भी रोल प्ले किया था भारत को स्वतंत्र बनाने में। तो मैं जाते जाते आप लोगों का, समय की पाबंदी हमारे पास होती है, लाइव सेशन चल रहा है जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और एक आदर्श युवा संगठन की तरफ से एक बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जिसमें हम जैसे युवाओं को वो मौका दे रहे हैं कि अपने चैनल पे आएँ और आकर के लाइव सेशन में अपना जो भी विषय है उस विषय पर कुछ आकर के बोलें, अपना कुछ पॉइंट रखें। तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और आशा करते हैं कि जो लोग हमारे साथ आज इस लाइव सेशन में जुड़े हैं और जो इस लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद, वीडियो तो सेव होता है, आप वीडियो देखें, अपनी राय रखें, कुछ थोड़ा समझें और देश की हित के बारे में सोचें और देश को किस तरीके से हमें आगे ले जाना है इसके प्रति भी सोचें। तो जाते जाते मैं आप लोगों के सामने एक शायरी के साथ अपना लाइव सेशन को विराम दूंगा। वैसे हमारे धीरज भैया
एक बहुत अच्छे शायरी बोलते हैं। उनके सामने तो हम कुछ है नहीं, लेकिन एक कोशिश है कि जाते जाते हम अंत एक शायरी के साथ कुछ पंक्तियों रख करके करना चाहते हैं। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। हौसला सभी के दिलों में बुलंद होगा, हौसला सभी के दिलों में बुलंद, तभी पाकिस्तान भी एक दिन जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां ही जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मैं आदर्श युवा संगठन पेज पे लाइव आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपना बात को रखने का मौका दिया। तो मैं जाते जाते आपसे एक आग्रह और करूँगा कि आप इसी तरीके से अपना लाइव सेशन को चलाएं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आज के यूथ के लिए। हम जैसे युवाओं को आप मौका दे रहे हैं आके अपना पॉइंट रखने के लिए, और आशा करते हैं इस तरीके से लोग धीरे धीरे और हमेशा इस पेज पे जुड़ते जाएंगे। और तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे कभी। धन्यवाद।